अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है? सैटरडे वाले दिन क्या हुआ था फिर क्लास में? क्या चल रही है? अच्छा अच्छा, चलो पता तो था आपको। कुछ बनवाया था? क्यों भाई? अच्छा, फिर पूरी क्लास? अच्छा, नहीं तो पहले वेरिएबल बनता है या वैल्यू आती है? अच्छा, कैसे किसके अकॉर्डिंग? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होगी कोई चीज़, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट तो है, वो तो हमें पता है ना। ये वो कुछ और चीज़ समझाना चाह रहे होंगे आपको। नहीं तो फिर अगर नम प्लस प्लस वाली चीज़ अगर करें हम, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि राइट है या लेफ्ट है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक होगी उसके पीछे जो आपको समझाना चाह रहे होंगे। हम्म। सही है। कोई होगी लॉजिक इसके पीछे, देखें इसमें ना हर किसी की अपनी ट्रिक्स भी होती हैं जावास्क्रिप्ट को सीखने की, और कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देके लोग समझाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होगी। ठीक है, तो फिर आपने सर्च किया बाद में? मेन बात ये है कि भाई आपने सर्च किया हो बाद में आके, और क्या पता चला फिर उस बारे में? लेफ्ट टू राइट तो है, लेकिन जो चीज़ वो समझाना चाह रहे थे वेरिएबल वाली बात, तो थोड़ा डिटेल्ड सर्च करना था आपने, ताकि हाँ। हम्म। हाँ खैर, ठीक है भाई। तो अब ये जो मैंने आपको बताई थी कि भाई जहाँ इक्वल टू आ गया, लेफ्ट वाली वैल्यू में राइट वाली वैल्यू साइन होगी, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है नहीं, ये बस मैंने समझाने का तरीका निकाला हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे समझा दोगे तो सही रहेगा, सामने वाले को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ऑलवेज ये नहीं हो सकता, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल टू लगा है तो कुछ और मीनिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए इस तरह की चीज़ें ना हमारे लिए सही होती हैं कि ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है भाई, बाकी जावास्क्रिप्ट में भाई बहुत कुछ है देखा जाए तो। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो कि जो अभी तक मुझे भी नहीं पती हो। ठीक है ना, पॉसिबल है कि इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप जो है ना पढ़ते रहेंगे, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वो तो खैर वर्जन भी आते रहते हैं ना, उसकी एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि बंदा पढ़ता ही रहे। ठीक है ना, लेकिन एक जो होता है ना चीता बनना, ठीक है, तो उस बंदे की वर्थ होती है कि यार ये चीता है जावास्क्रिप्ट का, इसको सब कुछ आता है जावास्क्रिप्ट में। कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए, कोई भी टास्क दे दिया जाए, या कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो जाता है। ठीक है, तो खैर हम लोग जो है ना, हमारे एक दो कोलीग्स हैं, आपस में कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है ना, उसको उसकी जड़ तक पहुंचते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं भी ऐसी चीज़ उल्टी सीधी चीज़ नजर आती है जावास्क्रिप्ट में जो कभी नहीं देखी है, उस पर डिस्कशन शुरू, और फिर वो लंबी चलती है। तो ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप भी करा करें, अच्छी चीज़ है। और क्लास में ऐसा हुआ ना कि जैसे आप लोग डिस्कशन कर रहे थे सर से कि आप बोले थे नहीं ऐसा है, ऐसा बोले ऐसा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सीखने वाली चीज़ है कि भाई सामने जो भी आप उसके डिस्कस करें कि भाई नहीं
ऐसा लगता है, बोले नहीं यार मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो दोनों की लर्निंग हो रही है दोनों तरफ से, ठीक है भाई। तो जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट बुक हमने कर ली है। अब जो है ना किसको कितनी आती है ये देखा जाएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ बाकी भी है, एडवांस जावास्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है ना। और हम लोग चल रहे हैं बहुत पीछे, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। दूसरी काफ़ी सारी क्लासेस में रिएक्ट तक पहुंच गए हैं, टाइपस्क्रिप्ट भी हो गई है, ठीक है। तो अब हमें मारनी है थोड़ी स्पीड, ठीक है, नहीं मारेंगे तो इशू हो जाएगा, ठीक है ना। हमारी क्लास मर्ज करनी पड़ेगी किसी और के साथ, फिर ये होगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा अलाइन रहना है कोर्स के साथ, ठीक है। अभी सैटरडे वाले दिन मीटिंग भी हुई टीचर्स के साथ, तो सभी तकरीबन हमारी क्लास से आ गए हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट खत्म होने वाली कुछ क्लास में, बाकी सब इससे भी आ गए, ठीक है। और हम तो अभी जावास्क्रिप्ट खत्म करने पर है। तो खैर जावास्क्रिप्ट भाई देखें बेस है आपकी, अच्छी होनी चाहिए। देखिए आप इस कोर्स में है ना, आपने 1 साल लगाया, अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट भी आपने अच्छी सीख ली ना तो आपके पैसे वसूल, ठीक है। जो आपने टाइम अपना इन्वेस्ट किया, आजकल टाइम जो है ना बहुत कीमती है, क्या बंदा कहीं भी लगा रहा है ना तो वहां से कुछ ना कुछ उसको मिले। तो समझे आप इस कोर्स में तकरीबन 1 साल पूरा लगाएंगे, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को ही अच्छा कर लिया ना तो आपके लिए काफी होगा, ठीक है ना। देखिए जॉब वगैरह लेने के लिए या कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई जावास्क्रिप्ट के साथ फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी ज़रूरी होती है कि भाई जावास्क्रिप्ट तो आपने पढ़ ली, ठीक है, इसके साथ आप कुछ और लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पढ़ लें, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, जो भी, नेक्स्ट जेएस। तो इससे क्या होता है जॉब आपको मिल जाती है आसानी से, ठीक है ना। कि कोर जावास्क्रिप्ट पे आजकल कम ही प्रोजेक्ट्स बनते हैं वनीला के ऊपर, आजकल लाइब्रेरी फ्रेमवर्क से यूज हो रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे फायदे होते हैं उसके। तो इस वजह से जॉब वगैरह के लिए कोई एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी होती है, लेकिन जब आप वो चीज़ पढ़ के जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं ना तो वहाँ पे आपसे समझे 1 घंटे का इंटरव्यू है ना, तो 40 मिनट तक जावास्क्रिप्ट के सवाल होते हैं, ठीक है। जो लाइब्रेरी फ्रेमवर्क होंगे उसके कुछ सवाल होंगे, और अगर उसमें कुछ आपने गलत भी बता दिया तो भी आप चांसेस होंगे कि आप हायर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सब इसी को देखते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट का लेवल क्या है बंदे का। या फिर एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे बंदा अगर एआई के लिए कहीं जॉब अप्लाई कर रहा है, डेटा साइंस के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन होगी, तो वहां पे पाइथन के सवाल होंगे। पाइथन अच्छी आती है तो चलो भाई, ठीक है भाई। तो काफी सारे देखे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि कंपनी में जॉब के लिए आए, कंपनी में जो चीज चल रही है वो बिल्कुल ही नहीं आती, ठीक है ना। बिल्कुल अलग टैग स्टैक था उनका, कंपनी में जब जॉब ज्वाइन की अलग है, तो वहीं कंपनी में जाके सीखा और वहीं काम स्टार्ट कर दिया, आज प्रोफेशनल है, ठीक है। ऐसा हर जगह होता है। अब तो वो दौर है, ठीक है, पहले के मुकाबले में अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये ऐसा टाइम है कि टेक्निकल स्किल्स जो है ना बंदे की वो इतनी ज्यादा देख ही नहीं रहे कि यार इसको कितना बंदा टेक्निकल है, कितनी अच्छी जावास्क्रिप्ट आती है, कितनी पाइथन आती है, क्या आती है। बल्कि अब क्या देखते हैं कि भाई इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इसका दिमाग कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं, सिनेरियोज देते हैं आपको, ठीक है ना। फिर साइकोलॉजिकल देखते हैं कि भाई फिट है या नहीं बंदा, और रख लेते हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज में हो रहा है ऐसा, छोटी में तो खैर अभी भी यही चल रहा होगा कि भाई काम आती है, सुबह 9 से रात 9 कोडिंग करोगे, आ जाओ जॉब करो। मैं बड़ी कंपनीज की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे अगर टेक्निकली बंदा स्ट्रांग नहीं है ना फिर भी रख लेंगे, अगर आप ये सारी चीज़ों में स्ट्रांग हो, दिमाग अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अप है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फिट हो, ठीक है ना। आजकल टेंशन वाला दिमाग भी होता है बंदों का ना, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, कंपनी में इंटरव्यू होता है उससे पता चल जाता है कि इसके दिमाग में तो ऑलरेडी इतनी टेंशन भरी हुई है, तो ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। टेक्निकली फिट नहीं है बंदा तो भी कंपनी रख लेगी,
क्या बोलेगी भाई हम सिखा देंगे, मसला नहीं है। और आजकल टूल्स इतने मार्केट में अवेलेबल हैं कि आपको खुद जो है ना, इतना ज़्यादा टेक्निकली आप स्ट्रांग नहीं भी हैं तो भी आपका काम होता है। चैट जीपीटी, कोपायलट और पता नहीं ब्लैक बॉक्स, क्या क्या नहीं आ गया मार्केट में। जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एआई मौजूद है, ठीक है ना। फिग्मा यूज़ कर रहे हैं, फिग्मा पे भी एआई आ गई, डेवलपर ऑप्शंस आ गए, पता नहीं क्या क्या हर जगह पे आपको अवेलेबल हो गया। तो इससे ना पता ये चला कि भाई बंदे को ना खुद अपना ज़्यादा टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है। टूल्स इतने अच्छे हो गए कि आप खुद ही सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। बस क्या आपका दिमाग ऐसा एफिशिएंट होना चाहिए कि आप उन टूल का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। आप सुस्त नहीं हो, आप मोटिवेटेड हो हर टाइम कि भाई नहीं यार ये काम करना है तो करना है, ठीक है। बस ये चीज़ें आजकल देखी जाती हैं, ठीक है। पहले देखा जाता था कि भाई कि फुल टेक्निकल बंदा हो, ये सब आता हो। अब तो कुछ चीज़ भूल भी जाओ तो वो 1 मिनट में क्या कुछ सेकंड्स में समझ में आ जाती है। चैट जीपीटी मोबाइल में डाला हुआ है, डेस्कटॉप में डाला हुआ है, हमने तो पेड लिया हुआ है तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करता है। उसको कोई इमेज दे दो वो एक्सप्लेन कर देता है, हर चीज़ बेहतरीन। तो कुछ सेकंडों में आपको पता चल जाता है कि भाई क्या चल रहा है, इस चीज़ में क्या हो रहा है। तो ये सारा सीन है भाई। तो आपने भाई दिमाग आपका कैसे अच्छा चलेगा भाई, देखिए कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको अच्छी आनी चाहिए जिंदगी में ना। आगे आपने कुछ भी करना है, एआई क्लाउड पे जाना है, बैकएंड पे जाना है, किसी पे भी जाना है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना आप पूरी तरह सीख लें, चाहे वो कोई भी हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो। पीएचपी वाली साइड थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी सी ओल्ड साइड पे चले जाते हैं, लेकिन सीख लिया तो फायदा है, उसका भी नुकसान नहीं है, फायदा है। तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने इतनी अच्छी सीख ली कि आपको उसकी एक एक चीज़ का पता है, बाकी जो है ना आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सीख रहे होंगे, ऐसा ऐसा लर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है ना भाई। तो मैंने देखे मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आती थी जो कि मैंने सीखी थी खुद, बाकी जिस जिस कंपनी में जो जो काम मिलता रहा वो चीज़ें समझ में आती रही। अभी जिस कंपनी में, इससे पिछली कंपनी में मैंने Vue.js पे काम किया था 1.5-2 साल तक, ठीक है। और बैकएंड पे मुझे Node.js आती थी क्योंकि जावास्क्रिप्ट वगैरह सब है, तो उस कंपनी में Node.js पे नहीं पाइथन पे किया था, ठीक है। अभी इस कंपनी में वही पाइथन दोबारा है, बैकएंड पे जेंगो वगैरह, और फ्रंट एंड पे यहाँ पे एंगुलर चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एंगुलर पे मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, कंपनी जब हायर किया ये नहीं बोला कि इसको तो एंगुलर आती ही नहीं, क्यों रखे भाई, तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है, पाइथन अच्छी है थोड़ी बहुत, चलो भाई रख लो, बाकी खुद करते रहेंगे। और कर लिया भाई इतना सारा माशाल्लाह काम कर भी दिया एंगुलर पे, काफ़ी सारे फीचर्स निकाल दिए। तो ये सारी सीन है भाई आजकल का जो टाइम है ना। तो अब हमारा जो टारगेट है ना वो है एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कुछ फीचर्स मैंने मेंशन कर दिए थे यहाँ पे, कुछ ज़रूरी है कुछ ज़रूरी नहीं भी है, ठीक है ना सारे, तो कुछ स्किप करेंगे कुछ पढ़ लेंगे। और ये जल्दी से ख़त्म करते हैं जावास्क्रिप्ट, फिर टाइपस्क्रिप्ट पे आते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के बाद जो है ना कम टाइम चाहिए। अच्छा ये रिएक्ट स्टार्ट नहीं होनी चाहिए थी वैसे अभी, ये एक चीज़ है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिएक्ट सब एक साथ शुरू करें सारी क्लासेस। तो भाई अब देखें थोड़ा सा ना आपको साथ चलना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि हम एक्स्ट्रा फास्ट जाएंगे, जावास्क्रिप्ट हमने पूरी पढ़ ली है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में और टाइपस्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा फास्ट जाएंगे। जो चीज़ आप पढ़ेंगे घर पे जाके
आज कल दोबारा से वो दोबारा रिपीट करेंगे और उसको अच्छा समझेंगे खुद से। ठीक है, तो ये भी एक एबिलिटी होनी चाहिए आपकी कि भाई ये चीज़ देखें, हमें जो है ना कहीं से टॉपिक पता चल जाता है। देखिए हमारा तो एक्सपीरियंस है ना, लेकिन आप में बोल नहीं रहा है, बोल रहा हूँ बनाओ कि भाई अभी मुझे एक चीज़ पता चल जाए भाई ये नेम इसका है और ये जावास्क्रिप्ट का कोई फीचर है, तो मैं बस गूगल करूँगा, गूगल के पहले पेज से ही वो मैं सीख लूँगा कि यार ये है, बस ख़त्म, फिर बंद कर दूंगा। फिर मुझसे कोई सवाल करेगा मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ना हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि यार एक टॉपिक है उसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकें, पढ़ सकें कि भाई इसमें क्या है, भाई क्या क्या इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन का आपको पता हो गया, हैदराबाद चले गए थे यार सैलानी के काम से। हाँ, हैदराबाद में एसएमआईटी का कैंपस है, तकरीबन 60 पीसी है, लैब एक, तो तकरीबन 3 साल से 3.5 साल से। तो अब जो है वहाँ पे 2 और बड़े बड़े कैंपसेस बन रहे हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ठीक है, तो वहाँ पे जो अभी जो है वहाँ पे जो सब कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको देखना था कि भाई कैसा चल रहा है, फीडबैक बच्चों का 1-2 सेशन रख लिए थे, तो ये सारा सीन था। गूगल मैप ने इतना घुमाया है माशाल्लाह। हाँ, मैप के थ्रू, तो जहाँ से वो रास्ता बताता वहाँ पे घर बना हुआ, और वो घर तोड़ के जाए कैसे जाए समझ में नहीं, लेकिन गूगल मैप बोल रहे हैं यहीं से जाना है। हाँ, हैदराबाद अपडेट हो गया गूगल मैप में, पता नहीं यार ऐसा इतनी बार ऐसा हुआ, बड़ा घूमना पड़ा। फिर यहाँ तक कि जब हैदराबाद से कराची के निकले तो फिर भी घूम गए, तो वो जामशोरो वाली जो एक साइड है ना वहाँ पे चले गए, मशहूर इंडस रिवर जो है ना, दोनों तरफ रिवर है और बीच में छोटा सा रोड है, उस रोड पर निकल गए। वो 3-4-5 किलोमीटर हो गया, रोड ही खत्म नहीं हो रहा, तो गूगल मैप ने घुमाया पूरा। ठीक है, हाँ वही सीन लग रहा था, वही बार बार सीन जहन में आ रहा था ना, ये रहा वाला। तो मैं तो कोई ना जम देखना ना कोई गाड़ी हवा में जा रही, जाने दो भाई। तो दूसरी जगहों पे देखें, कराची में भी होता है बाज़ दफ़ा कि गूगल मैप आपको गलत गाइड कर देता है, क्योंकि ये गूगल मैप का भी थोड़ा सीन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हमारा है। ठीक है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो रोड के ऊपर कुछ जगहों पे कचरा कुंडी बन गई है। ठीक है, वहाँ पे लोग कचरा फेंक के फिर वो बाउंड्री बना दी, अब परमानेंट कचरा कुंडी, तो गूगल के लिए तो रास्ता है ना वो। अच्छा, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता नहीं है? मैं गया गूगल नेविगेशन फॉलो करते करते, लेकिन वहाँ रास्ता बंद था, मैं वहाँ रुक गया, अब मैं वहाँ उस रास्ते को चेंज कर कहीं और से गया, तो अब गूगल को पता चल गया क्या ये बंदा ये नेविगेशन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसको ये गया नहीं यहाँ से, किस वजह से नहीं गया, कि कोई मसला है। फिर अब गूगल अब अपडेट करेगा उसको, एक पे नहीं 2-3 ऐसा हो तो है, यूज़र नहीं होंगे इतने वहाँ पे गूगल मैप के, तो इस वजह से वो अपडेट नहीं हुआ। लेकिन दूसरी कंट्रीज में ना आप गूगल मैप यूज़ करेंगे ना कभी जाके, आपको लगेगा कि यार ये गूगल मैप अलग है भाई, ये हमारा वाला नहीं है। ऐसा है, मतलब हर चीज़ पता है, मेट्रो का पता है कि कौन सी मेट्रो कहाँ से चलती है, बस का पता है, फेरी का पता है, हर चीज़, ट्रेन का पता है गूगल मैप को। टाइमिंग्स भी आ रही हैं कि भाई 2:10 पे ये बस निकलेगी यहाँ से, बस का नंबर ये है। अब वाह यार, हर चीज़ इसको पता है गूगल मैप को कि भाई बंदा कहीं दूसरे मुल्क जाए ना, तो बिल्कुल भी वो ऐसा ना हो कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, सब पता है, गूगल मैप जानता है, वो आपको बता रहा है। तो यही ना भाई, टेक्नोलॉजी
इतनी आगे चली गई है और हम जो है पीछे लेट लेट आ रहे हैं क्लास में। अच्छा भाई, वेरिएबल का पता है भाई सबको? ये मैंने वेरिएबल बना दिया, ये मैंने इसको कंसोल किया, तो वेरिएबल में जो भी मैंने प्रिंट करवाया वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कंसोल पे, ठीक है ना। अच्छा, अब एडवांस जावास्क्रिप्ट में ES6 में, अच्छा ECMAScript याद है ना आपको? क्या था? स्टैंडर्ड था जावास्क्रिप्ट का, कोडिंग स्टैंडर्ड, कि भाई सारे जो है ना एक स्टैंडर्ड फॉलो करें, और किसी भी जगह पे ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज़ में स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना कभी भी वो चीज़ जो है ना कामयाब नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ क्लास में बैठे हुए इस तरह सारे क्लास ले रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और अगर सारे बोलते नहीं भाई आगे वाली सीट पे बैठेंगे तो मसला हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं भाई, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है हमारा कि भाई क्लास ले रहे हैं, तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। तो अच्छा, जावास्क्रिप्ट का भी पहले स्टैंडर्ड नहीं था जब जावास्क्रिप्ट बनी थी ना। कल माशाल्लाह हमारे ऑफिस में ना इसी चीज़ पे बात हो रही थी, एक सेशन चल रहा था छोटा सा, क्या टेक्नोलॉजी में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी है ना वो बहुत फास्ट बनी है, ठीक है, मतलब उन पर बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ है, ठीक है। तो एक फिग्मा की वीडियो देख रहे थे, फिग्मा ने ना अभी 1 साल के अंदर इतनी चीज़ें निकाली हैं कि कोई नहीं निकाल सकता। तो AI स्लाइड्स, पता नहीं क्या क्या, गूगल स्लाइड को रिप्लेस मार दिया, इतनी अच्छी चीज़ें दे दी, और माइक्रोसॉफ्ट इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है, पता नहीं फुल फास्ट स्पीड जो है ना इतनी हुई भी, आजकल की कंपटीशन चल रहा है हर जगह। तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत फास्ट बनी है। तो जावास्क्रिप्ट भी 10 दिन में बनी थी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट मुझे याद है, मेरे वाले जावास्क्रिप्ट यहाँ पे 10 दिन में बनी थी। तो अब जो है ना स्पीड, ये तो पहले का टाइम था, पता नहीं आई थिंक 98 का। तो अब तो चीज़ें और फास्ट हो रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, कि अगर फास्ट नहीं की ना तो जिस बंदे ने नहीं की फास्ट हो गया, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल कोई बंदा हो, उसने अगर अपने आप को डेवलप नहीं किया और लर्निंग नहीं की तो हो गया काम। अच्छा भाई, तो वेरिएबल जो है वो ES5 का फीचर था जावास्क्रिप्ट में, मतलब पहले से ही ES5 क्या। तो वेरिएबल का काम ये कि कोई भी आपने वैल्यू वगैरह स्टोर करनी है तो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसकी अच्छा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना जब वेरिएबल आप बनाते हैं तो हर तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज होती है, इसमें आप जब भी वेरिएबल बनाएंगे ना तो उसकी टाइप शाइप भी बताएंगे कि भाई इसमें हम ना कौन सी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है ना, तो इसको बताना पड़ता कि भाई स्ट्रिंग होगा, अगर ये नंबर होता तो इसको बताना पड़ता। तो जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें नहीं देती, तो हम क्या करते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है तो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर लेते हैं, तो ये काम हो जाता है हमारा, ठीक है। तो वेरिएबल में अभी हम कोई भी नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन वगैरह कुछ भी सेव करवा सकते हैं और उसको पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? अच्छा, वेरिएबल का स्कोप जो है ना, हम देखें, हम बात करते हैं उस चीज़ की कि जहाँ पे स्कोप क्लोज हो जाए ना, वो चीज़ बताते हैं। कभी भी स्कोप पूछा जाए ना, क्या बोलेंगे भाई वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो आप ग्लोबल नहीं, आप बोलेंगे फंक्शन स्कोप है, ठीक है ना। देखिए, हमेशा वो चीज़ बताते हैं जो कम हो, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ जावास्क्रिप्ट में फॉल्स वैल्यू कितने, आप बोलेंगे 6 वैल्यू है, कम है ना। ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, ये नहीं बोलेंगे आपको कि भाई जावास्क्रिप्ट में ट्रू वैल्यू कितनी होती है, तो अनलिमिटेड हो जाएंगी, काउंटिंग में नहीं आएंगी। फॉल्स वैल्यू कितनी, 6 तो बता दी। तो इसी तरह वेरिएबल का अगर बोलेंगे ग्लोबल स्कोप तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो कि भाई यहाँ पे बना हुआ है तो भी ग्लोबल है, किसी इफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में बना हुआ है तो भी ग्लोबल है,
किसी लूप के अंदर बना हुआ है तो भी ग्लोबल है, ठीक है। तो अगर आपने बात की ना फंक्शन स्कोप है, तो ये थोड़ा क्लियर हो रहा है कि यार अगर फंक्शन के अंदर बना तो फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं है, और बाकी कहीं पर भी बना ग्लोबल है, ठीक है। तो ये शॉर्ट बात हो गई। तो कभी वेरिएबल का स्कोप पूछा कोई, भाई वेरिएबल का क्या स्कोप है, फंक्शन स्कोप है। अब वो एक्सप्लेन करने का बोले तो हम बताएंगे हाँ भाई फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल बनाया जाता है तो फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन के अलावा वेरिएबल कहीं भी बने एनीवेयर इन जावास्क्रिप्ट तो भाई ग्लोबली अवेलेबल है, ठीक है भाई। तो अच्छा अब क्या एक अच्छा कोई इश्यूज भी ना वेरिएबल में कि भाई एक तो फंक्शन स्कोप हो गया, फिर ब्लॉक के अंदर किसी बनाए हम फॉर लूप के अंदर बनाए तो भी ग्लोबल ही होता है वो, ठीक है ना। अभी कुछ चीजें कुछ इश्यूज ना देखते भी हैं प्रैक्टिकली कि भाई क्या इश्यूज आते हैं। दूसरा सबसे बेसिक इशू जो है ना इसमें वो ये है कि भाई अभी तो 2-3 लाइन है, हमें सारा कोड हमारे आंखों के सामने नजर आ रहा है। एक फाइल में हमारे पास 50-50 हज़ार लाइन का कोड भी हो सकता है। अगर कोई खराब ऐप होगी ना पुरानी वाली तो उसमें 50,000 लाइन्स भी हो सकती हैं एक फाइल में, ठीक है ना। वैसे इट इज बैड प्रैक्टिस लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। चलो 50,000 नहीं, कोई अच्छी भी ऐप हो तो 10,000 तो होंगी लाइन्स। अब ऊपर आपने बनाया वेरिएबल, वेरिएबल का नाम था ए, आप नीचे आए दोबारा आपने वेरिएबल बना दिया, इसका नाम भी रख दिया ए, इसमें कुछ और वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई एरर आएगा ना कोई मसला आएगा, आप चलाएंगे अपने प्रोग्राम को चल जाएगा। अब इससे होगा क्या कि भाई ऊपर वाला जो वेरिएबल है ना वो इस वाले वेरिएबल के नीचे भी कहीं यूज हो रहा था पहले, कोई लॉजिक लगी हुई थी उसके पीछे, लेकिन जब आपने ये वेरिएबल दोबारा बनाया ना उसी नेम का तो अब वो वाली लॉजिक खराब हो गई, जिसकी वजह से आपका जो भी प्रोग्राम था वो क्रैश हो गया। इशू आया, समझ में आया इशू? क्या इशू था? सेम नेम का वेरिएबल दोबारा बना दिया, ठीक है ना। तो अब मुझे चाहिए था गौस नीचे, लेकिन अब मुझे मिलना शुरू हो गया अहमद। अब सब परेशान हुए भाई ये अहमद क्यों आ रहा है, हमने तो गौस डाला था। फिर जिस बंदे ने गौस डाला था उसको बुलाया, वो तो बोलेगा भाई मैंने तो गौस ही डाला था, ठीक है। वो अपना कोड जाएगा दिखा देगा देखो मैं गौस ही, पता नहीं मुझे अहमद क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। तो फिर जिस बंदे ने रिसेंटली काम किया उसको बुलाया जाएगा, सबको बिठाया जाएगा, मीटिंग होगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बंदा बोला भाई मैंने ए नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर ES6 में दो और तरीके आ गए वेरिएबल बनाने के लिए, वो दोनों का अलग अलग पर्पज है, ठीक है। तो पहला हमारे पास लेट, ठीक है भाई। अब देखिए लेट से आपने एक वेरिएबल बनाया दूसरा वेरिएबल बनाया तो इस पे देखिए एरर शो हो गया, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। रीडिक्लेयर मतलब दोबारा नहीं बन सकता, दोबारा डिक्लेयर मतलब सेम नेम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। यहाँ पे भी एरर आ रहा है लेकिन आप प्रोग्राम को जब चलाएंगे तो भी एरर आएगा कि भाई आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। फायदा हो गया, ठीक है। अब जो एक फाइल में अगर किसी ने गलती से दूसरे सेम नेम का वेरिएबल बना दिया उसको एरर मिल जाएगा। हाँ कौन से बनाए लेस से बनाए दोनों का एक ही रूल है। अभी मैं फर्क बता रहा हूँ क्या है, सही है ना। रूल ये वाला रूल एक ही है। अच्छा एक ये फायदा हो गया। अच्छा अब लेट का स्कोप क्या है, लेट का स्कोप है ब्लॉक स्कोप। क्या स्कोप है? ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब जैसे वेरिएबल का स्कोप क्या था, लेट का स्कोप है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाए ना, ये ब्लॉक होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं समझना। अब जैसे ये इफ कंडीशन में भी आ सकते हैं, ठीक है भाई, फॉर लूप में भी आ सकते हैं, फंक्शन में भी आ सकते हैं, फॉर इन लूप में भी आ सकते हैं, काफी जगहों पे ये ब्लॉक आते हैं, स्विच स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल अगर इस ब्लॉक के अंदर बना हो तो
बाहर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखा भाई क्या बोल दिया, एज। अगर यही वेरिएबल होता तो कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल ब्लॉक नहीं बल्कि फंक्शन है। मैंने इसको कर दिया लेट, तो अब हम इसको नहीं कर सक रहे, ठीक है ना। तो वेरिएबल लेट का स्कोप क्या हुआ, ब्लॉक स्कोप, और कॉन्स्ट का भी ब्लॉक स्कोप सेम, लेट का भी ब्लॉक स्कोप और कॉन्स्ट का भी ब्लॉक। क्लियर है ये चीज? गुड हो गया। लेट को भी दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और कॉन्स्ट को भी दोबारा, ठीक है। काफी सारे रूल सेम है, लेट और कॉन्स्ट के रूल सेम है, एक चीज का डिफरेंस है, ठीक है। वो चीज क्या है कि भाई आपने वेरिएबल बनाया ए कॉन्स्ट को यूज करके। कॉन्स्ट की मीनिंग है कांस्टेंट। कांस्टेंट की मीनिंग क्या है वैसे? एक ही चीज रहना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूं तो ये दे देगा एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि भाई आप कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, ठीक है ना। इसको अगर मैं लेट कर दूं तो हो जाता है, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें कंसोल में हमें मिल जाएगी, ठीक है। क्या वापसी करेंगे? वो तो दोबारा डिक्लेयर करेंगे तो मसला आएगा ना, कि भाई अगर मैं कॉन्स्ट में ए लिखूं अगर इसको दोबारा से ये करूं तो वही मसला आएगा कि भाई सेम नेम के दो वेरिएबल बना दिया आपने, दोनों के रूल सेम है। सेट है तो कॉन्स्ट में ना, अच्छा कॉन्स्ट दिया क्यों गया कि भाई कोई ऐसी वैल्यू जो हमें कभी अपडेट नहीं करवानी, कि भाई गलती से भी कोई अपडेट ना कर दे, क्योंकि अगर किसी ने गलती से वो अपडेट कर दी तो हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को कॉन्स्ट में रखेंगे ताकि भाई इसको कोई अपडेट ना कर सके, जो वैल्यू है वही रहे। सेट है भाई। और ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी कि भाई कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कहीं से भी अपडेट नहीं हो रहा हो, सिर्फ यूज हो रहा हो, उसको कॉन्स्ट में रखना है। कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कहीं भी अपडेट ना करना पड़ रहा हो, सिर्फ उसकी वैल्यू को यूज कर रहे हो, तो क्या यूज करेंगे? कॉन्स्ट। क्या करें? ये एग्जांपल ही तो बता रहा हूं, मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल कि जिसकी वैल्यू को ना हम अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ यूज कर रहे हैं। जैसे ये ए मैं यूज कर रहा हूं, बस ये कॉन्स्ट यूज करना है। यहाँ पे आपने सामने जो कोड लिखा हुआ है ना, इसके लिए आपने कॉन्स्ट यूज करना है, क्योंकि ये कहीं से भी अपडेट नहीं हो रहा, सिर्फ प्रिंट हो रहा है। ये मैंने कंसोल में प्रिंट करा, यहाँ से आप HTML पे भेज दें, कहीं भी भेज दें, अलर्ट कर दें, प्रॉम्प्ट कर दें, कुछ भी कर दें, ये प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब अगर वेरिएबल कहीं से अपडेट हो रहा है तो अब आपने यूज करना है लेट, ठीक है भाई। ये एग्जांपल है, समझ में आ रहा है कि भाई अगर अपडेट होगा आपको पता है। अच्छा अभी नहीं हो रहा, आपको पता है इन फ्यूचर होगा, मतलब अभी जो फीचर आप जिस फीचर पे काम कर रहे हैं उसमें ये अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले में होगा, तो भले लेट बना दें, ठीक है। तो लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि भाई जो वेरिएबल कभी अपडेट ना हो उसको कॉन्स्ट बनाए, जो आपको लगता है अपडेट होगा लेट बनाए, ठीक है। और वेरिएबल को यूज ही नहीं करें, वेरिएबल को जिंदगी से निकाल दें बाहर को, ठीक है ना। लेट और कॉन्स्ट सब काम हो जाएगा इससे, ठीक है ना। अच्छा भाई और क्या डिफरेंस था? अच्छा कॉन्स्ट में ना आप वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास एरे या फिर ऑब्जेक्ट है, एरे और ऑब्जेक्ट का आपको पता है कि भाई बाय वैल्यू सेव नहीं होते, बाय रेफरेंस सेव होते हैं, ऐसे ही ना, इनका एक रेफरेंस होता है। तो जब मैं इनको अपडेट करूंगा ना, मैं बोलूंगा भाई ए के 0 इंडेक्स पे आप जो है ना SMID डाल दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि ये हमने पूरा कंप्लीटली वैल्यू को अपडेट नहीं किया, बल्कि वैल्यू वही है, एरे ही है, एरे के अंदर एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी,
ठीक है, नया इंडेक्स पुश कर दिया। या ये अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो मैं ऐड डॉट नेम इस तरह करके ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ऐड करवा देता। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस नहीं हुई बल्कि उसी वैल्यू के अंदर एक नई चीज ऐड हो गई। तो अगर ये एरे या ऑब्जेक्ट हो तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखें अभी ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं ये क्या करूं, एक और ऑब्जेक्ट डाल दूं, अब क्या होगा, हो जाएगा, अब भी ऑब्जेक्ट ही ना, हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुराना वाला ऑब्जेक्ट हटके हम नया ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब वैल्यू रिप्लेस हो रही है, तो अब नहीं होगा। देखिए ऊपर वाला भी ऑब्जेक्ट था, नीचे वाला भी मैं ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। लेट में तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, क्लियर? तो ये वाली चीज थी, पता चल गई। अच्छा, इसकी एक लास्ट चीज रह गई, वो क्या, वेरिएबल हम बनाते थे। ठीक है भाई, हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल जो कि है ही नहीं, उसको हम मंगवा लें तो क्या होगा, कौन सा एरर आता है यहाँ पे, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सही, बी इज सही है, ये आना चाहिए। तो ये एरर कब आता है, कोई ऐसी चीज यूज कर ली जो कि डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, अब मैंने डिफाइन तो किया लेकिन नीचे किया, अब क्या होगा, क्यों, होस्टिंग। ठीक है, किसने बताया, अच्छा बताया था, चलो। तो होगा ये वेरिएबल जब हम बनाते हैं ना var के थ्रू, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, इसको होस्ट करती है। होस्ट पता है ना, तो ऊपर लेके जाना, फ्लैग होस्टिंग होती है ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वैल्यू यहीं पर ही होती है, ये वेरिएबल उठ के ऊपर चले जाता है और ये कुछ इस तरीके से काम हो रहा होता है बिहाइंड द सीन। नजर नहीं आएगा आपको, कभी आप वेट कर रहे हो, ऊपर जाएगा। ठीक है, बिहाइंड द सीन ये हो रहा है। तो अभी ऊपर आ गया तो बिल्कुल सही है कि भाई क्या मिलना चाहिए, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, देखिए अनडिफाइंड, लेकिन लेट होस्ट नहीं होता, सही है। ठीक है ना भाई, और कॉन्स भी होस्ट नहीं होता, बस ये थे भाई ये वेरिएबल। क्लियर है ना? होस्टिंग का फायदा नहीं है ना, नुकसान है, फायदा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। चलिए अब सवाल करते हैं आपसे, ठीक है। हम चलाते हैं एक लूप, ठीक है भाई, हमने क्या चलाया, क्या आएगा, जीरो से 4 तक आएगा, क्यों, <5 तक चले, चलो सही बताया। क्या हो रहा है, 0 to 4, सही भाई, यही सवाल मजाक था, तो सवाल है अभी। अच्छा भाई, तो इसका पता है आपको सेट टाइम आउट का किस लिए था ये, टाइम दे दिया 0 या चलो 100 दे दिया या 1000 दे दिया, console.log i क्या होगा बताएं, एक सेकंड बाद चलेगा, मतलब 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह होगा। कौन कह रहा है,
दो तरह के कोड होते हैं जावास्क्रिप्ट में, याद है, बताया था। दो टाइप के कोड होते हैं ना, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मतलब ये कि किसी का भी वेट नहीं करना, कोड आ गया तो चलना है, जब तक कोड नहीं चल जाएगा नीचे वाली लाइन पे नहीं आएगा, ये सिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस कि भाई वेटिंग पे चला गया, अब उसका वेट नहीं करेंगे बल्कि आगे वाली लाइन चला देंगे, समझे। एक लाइन पे अगर एसिंक्रोनस कोड है उसका वेट नहीं करना बल्कि आगे वाला कोड चला देना है, वो तो बात की बात है, लेकिन नीचे सारा जितना भी कोड होगा वो चल जाएगा। तो पता है अब क्या आएगा। हाँ भाई, सेट टाइम आउट सिंक्रोनस कोड हुआ या एसिंक्रोनस? भाई बताओ ना यार, बच्चों वाले सवाल है यार, क्या है? एसिंक्रोनस होगा, क्यों? देखो आप इसको ना मुश्किल नहीं करो, ऊपर हमारे पास console.log a console.log b, तो पहले a आएगा और फिर b आएगा, ऐसा ही है ना। पहले b नहीं आएगा, पहले b क्यों नहीं आया? कि a ऊपर था, पहले ऊपर वाला चला फिर नीचे वाला चला। अगर ऊपर वाले में एरर आ जाए तो नीचे वाला भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड है, ठीक है ना। अब अगर मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले का वेट नहीं करना, ऊपर वाले का वेट नीचे वाला आपने चला देना है, तो मैं इसको एसिंक्रोनस बना दूंगा और इसको एक कुछ टाइम दे दूंगा कि भाई 1 सेकंड बाद चलना। तो होगा क्या, इसका वेट नहीं करेगा, बी वाला चल जाएगा, और जब इसका नंबर आएगा ये चल जाएगा। देखो पहले बी चल गया, 1 सेकंड बाद ये चल गया। पहले तो ए और बी आ रहा था, बी और ए कैसा आ गया? क्योंकि ए वाला कोड एसिंक्रोनस हो गया, ए वाला कोड ए में एरर हो तो भी बी चलेगा। अच्छा अभी तो खैर प्रोग्राम ही क्रैश हो गया, ये एरर क्योंकि सिंटैक्स एरर है, इसके अलावा कुछ एरर होता ना तो बी चल चुका होता, ठीक है ना भाई। सिंटैक्स एरर तो आप पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी दे दें तो पूरी जावास्क्रिप्ट ही नहीं चलेगी, क्रैश होगी, ठीक है ना। तो बी पहले चल गया और ए बाद में चला, क्योंकि पता चला कि भाई ये जो है ना सिंक्रोनस है। अच्छा थोड़ी सी ना चीजें हैं जावास्क्रिप्ट की जो हमें ना सीखनी है, बिहाइंड द सीन वाली, कि भाई अभी जावास्क्रिप्ट तो हम कर रहे हैं मजे मजे से, जो लिख रहे हैं आउटपुट भी आ रहा है, इतना मजा आ रहा है करने में, लेकिन पीछे क्या हो रहा है ये भी पता हो ना, ठीक है। ब्राउजर उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, चला रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 बाय 1 वाली क्या चीज़ है ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा पता करनी है। तो चलो एक चीज़ आ गई तो इसका बता देते हैं, ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये ब्राउजर के फीचर है, किसके? जावास्क्रिप्ट के नहीं है, ब्राउजर के फीचर है। एसिंक्रोनस ब्राउजर का फीचर नहीं बोल रहा मैं, एसिंक्रोनस तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है फीचर, ठीक है। क्योंकि सेट टाइम आउट नहीं बल्कि इसमें दूसरी चीजें हैं सिंक्रोनसली करने के लिए, प्रोमिसेस वगैरह सब कॉल बैक के थ्रू करते हैं सब, ठीक है ना। तो लेकिन ये सेट टाइम आउट वाली चीज है ना, ये ब्राउजर वाली चीज है, ब्राउजर का फीचर है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको जो ब्राउजर पे चला रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली ब्राउजर का फीचर क्या है? टाइमर का फीचर, टाइमर होता है, शायद शो भी हो जाए कहीं, कहाँ पे आता है ये? ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें डिबगर वगैरह कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो खैर
टाइमर एक फीचर है ब्राउजर का, उस टाइमर के हमें फंक्शंस मिले हुए, दो फंक्शन हम यूज करते हैं, सेट टाइम आउट और सेट आउट। सेट टाइम आउट का मतलब ये है कि जब भी आप सेट टाइम आउट कॉल करें वो आपसे कुछ टाइम लेगा और उस टाइम बाद आपके कोड को रन कर देगा। सेट इंटरवल का मतलब ये है कि आपसे जो टाइम लेगा उस टाइम बाद बार बार उसको रन करता रहेगा जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ब्राउजर के फीचर है और जावास्क्रिप्ट के कोड बिहेवियर के हिसाब से दोनों एसिंक्रोनस है, ठीक है ना। देखिए सीन ये होता है, थोड़ा सा बता देता हूं कि एसिंक्रोनस होता कैसे है। ये जावास्क्रिप्ट का हम कोड लिखते हैं ना, तो ब्राउजर उसको कैसे समझता है, जेएस इंजन वगैरह का तो पता होगा कि भाई हमारे पास जेएस इंजन है जिसमें हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। कैसे होती है, तो मेन रोल जो है ना जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का वो किसका है, वो है कॉल स्टैक का। किसका, कॉल स्टैक नजर आ रहा है ना, इसमें जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड जाता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके इसमें कोड जा रहा होता है और वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अब इसकी भी फिर काफी सारी चीजें होती हैं। फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी वेरिएबल, ठीक है। वो लंबी है थोड़ी, वो बाद में, अभी थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं बस। आपने ये सुना है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, पता है थ्रेड क्या होता है, ठीक है। थ्रेड के बारे में पता है, थ्रेड थ्रेड वो तो थ्रेड आ रहे हैं हमें कहीं से, धमकियां आ रही है, ये वो अलग है। मैं एक वर्ड समझाना चाह रहा हूँ कि यार हमें थ्रेड आ रहा है। थ्रेड क्या कुछ आता है ना हमारी तरफ कि थ्रेड आ रहा है। तो थ्रेड का सीन ये होता है कि जावास्क्रिप्ट को एक टास्क दिया गया, तो अभी जावास्क्रिप्ट उस टास्क को करने में बिजी है, तो दूसरा टास्क आप उसको नहीं दे सकते कि सिंगल थ्रेड है, एक ही थ्रेड है। उसको टास्क दिया, वो टास्क कर रहा है, जब वो टास्क खत्म होगा फिर वो दूसरा उठाएगा। तो बाकी सारे जो काम आपने दिए हुए हैं वो एक क्यू के अंदर होते हैं, लाइन बनी हुई होती है, लाइन लगी हुई है, थ्रेड एक ही है, ये वाला टास्क किया निपटाया खत्म, दूसरा उठाया वो किया निपटाया खत्म। तो एक थ्रेड है वो इस तरह काम के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अच्छा, इस जो काम में इस तरह लगा हुआ होता है ना, एक एक चीज को देख रहा होता है कि भाई किसको नेक्स्ट चलाना है, उसके बाद किसको चलाना है, इसको हम बोलते हैं इवेंट लूप। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टैब खोल रहा हूँ, खुले आ रहा है ये क्या सी, अच्छा सही, चलो। अच्छा, ये कॉल स्टैक मैंने अभी आपको बताया, कॉल स्टैक का क्या काम होता है। कॉल स्टैक में जो भी कोड जाता है वो फौरन एग्जीक्यूट होता है और एक एक टास्क करके जाता है। कॉल स्टैक में एक लाइन या एक कंप्लीट फंक्शन गया या एक कंप्लीट स्टेटमेंट गया, ठीक है। कॉल स्टैक के अंदर कॉल स्टैक ने उसको एग्जीक्यूट करा, आउटपुट दे दिया, ठीक है। और पीछे जो टास्क लगे हुए वो होते हैं टास्क क्यू में, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसको हम रीनेम करेंगे, ठीक है। ये टास्क क्यू है ऊपर वाली, क्या है, और ये माइक्रो टास्क क्यू है नीचे वाली, ठीक है भाई। टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है ना। अब क्या सीन है कि भाई जब भी हम कोड चलाते हैं इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, कॉल स्टैक का हमें पता चल गया कि जब भी इसमें कोड जाता है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जावास्क्रिप्ट उसको रन करती है और आउटपुट देती है। और जितने भी हमारे टास्क है ना वो सारे इस क्यू में लगे हुए होते हैं, ठीक है भाई, एक के पीछे एक टास्क है। और ये एक इवेंट लूप होता है,
ठीक है। इवेंट लूप का काम क्या है कि ये घूमता रहता है हर जगह, ये इसको भी देखता है, ये इसको भी देखता है, इसको भी देखता है, इसको भी, चारों तरफ देख रहा होता है। ये देख सबसे पहले ज्यादा इसको देख रहा होता है ये टास्क क्यू को। टास्क क्यू में लाइन से टास्क होते हैं। इवेंट लूप क्या करता है, एक एक करके टास्क उठाता रहता है और वो कॉल स्टैक के अंदर डालता रहता है। अच्छा, ये वॉच करता है कि कॉल स्टैक खाली है, तो फिर टास्क क्यू से एक टास्क उठाता है, कॉल स्टैक को दे देता है, कॉल स्टैक उसको चलाता है और खत्म। कॉल स्टैक दोबारा खाली, ये कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा है, ये रुकता नहीं, ये वॉच करता रहता है। कॉल स्टैक खाली हुआ, टास्क क्यू से एक टास्क उठाया, कॉल स्टैक को दिया, चला दिया, दोबारा से उठाया, दिया, चला दिया। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ एसिंक्रोनस कोड भी होता है, ठीक है ना, जिसमें देखिए लाइन बाय लाइन तो चल रहे हैं। अब तो सेट टाइम आउट भी इस लाइन में आना चाहिए था, नहीं, लेकिन सेट टाइम आउट इस लाइन में नहीं आता। जो भी एसिंक्रोनस कोड होता है ना, उसका अलग ही उसकी अलग लोकेशन होती है, समझे, ठीक है। जैसे वेब एपीआई में सिर्फ सेट टाइम आउट आता, ये फेच भी चलो हाँ इसी में ही आएगा, खैर डाल दिया। तो वेब एपीआई का समझो अलग सेक्शन होता है। तो कोई भी अगर ऐसा काम हो जो एसिंक्रोनस हो, वेब एपीआई यूज कर रहे हो, सेट टाइम आउट, सेंड ट्रैवल, फेच, तो वो इस क्यू में नहीं पड़ा हुआ होगा, वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो भी एसिंक्रोनस टास्क होगा उसका एक टाइम होगा कि वो इतने टाइम बाद चलेगा। जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा ना, जैसे मैंने सेट टाइम आउट दिया हुआ था, सेट टाइम आउट का टाइम खत्म हुआ तो वो उड़ के क्यू में आ जाएगा, ठीक है, और जितने भी सारे टास्क थे उनके साथ लग जाएगा, और फिर जब उसका नंबर आएगा इवेंट लूप उसको कॉल कर देगा। अच्छा, ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि इसका नंबर आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, तो ये बहुत मतलब मिली सेकेंड भी नहीं, नैनो सेकेंड्स के अंदर काम हो रहा होता है, दमादम जल्दी। क्या सोना है? कर दो टॉपिक ऐसा चल रहा है ना, मैंने बोला नींद नहीं आ गई है, ठीक है, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, सही भाई। तो जब उसका नंबर आएगा सारे टास्क चले जाएंगे, जो भी एसिंक्रोनस होगा वो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो जब जाएगा कि जब उसका नंबर आएगा, जब एक टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा उसका, फिर जाएगा। अच्छा, अब एक माइक्रो टास्क क्यू भी है। अब जितने भी एसिंक्रोनस वाले काम है ना, अभी कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं, अभी हमने सेट टाइम आउट पढ़ा है बस, समझे, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल वगैरह। हमारे पास अभी प्रोमिसेस भी होंगे जो आगे पढ़ेंगे, फैच एपीआई होगी जिसका काम होता है कि किसी एपीआई को रिक्वेस्ट करना और वहां से डेटा फैच करके लाना। एपीआई पता है ना कि भाई यूआरएल होता है, उसको हिट करते हैं, वो वहां से डेटा हमें भेज देती है, ठीक है। बैकएंड और फ्रंट एंड। बैकएंड पता है, बैकएंड एक एप्लीकेशन होती है जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है और हाँ डेटाबेस से डेटा उठाती है। और फ्रंट एंड और बैकएंड आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एपीआई के थ्रू। एक यूआरएल होता है, एक एड्रेस होता है, उस यूआरएल के थ्रू फ्रंट एंड और बैकएंड आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और जावास्क्रिप्ट में फेच का एक मेथड होता है जो उस एपीआई को कॉल करवाता है, मतलब कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है भाई, कि भाई ये एपीआई है, मुझे इससे डेटा गेट करना है या मुझे इस पे डेटा भेजना है, ठीक है। तो वो हो गया सारा। तो जितने भी ऐसे एसिंक्रोनस वाले काम है ना, देखिए एपीआई से डेटा मंगवा रहे हैं, अब आपको नहीं पता कितने देर में आएगा, रिक्वेस्ट जा रही है ना, शायद इंटरनेट स्लो या जिस सर्वर पे वो बैकएंड है वो स्लो हो, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी कि डेटा लेके आओ। अब जावास्क्रिप्ट उसका वेट तो नहीं करेगी कि भाई डेटा आ रहा है इंतजार करूं फिर मैं नेक्स्ट वाली लाइन चलाऊं, नहीं, बल्कि वो कोड हो गया एसिंक्रोनस, नेक्स्ट वाली लाइन चल जाएगी। तो हमारे पास कुछ एसिंक्रोनस कोड ऐसे होते हैं। अब हुआ ये, एक मेरे पास था सेट टाइम आउट 1 सेकेंड का, और एक मेरे पास था फैच। अच्छा, अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, फैच में समझे कोई भी डेटा वगैरह एपीआई से उठ के आ रहा है। अब 1 सेकेंड के अंदर सेट टाइम आउट भी चल गया और फैच से डेटा भी आ गया, दोनों एक ही साथ आ रहा है,
अब क्या होगा, पहले कौन सा चलेगा? तो सी नहीं होगा। कुछ एसिंक्रोनस टास्क ऐसे होते हैं कि जिनकी हाई प्रायोरिटी होती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे एसिंक्रोनस टास्क होते हैं जिनकी हाई प्रायोरिटी होती है, जैसे फैच, प्रोमिसेस वगैरह, इन सब की हाई प्रायोरिटी है। तो हाई प्रायोरिटी वाला जो भी आइटम होता है ना, वो टास्क क्यू में नहीं जाता, वो जाता है माइक्रो टास्क क्यू में, क्योंकि टास्क क्यू में हो सकता है 10 आइटम पहले से लगे हुए लाइन में कि नंबर आए तो चले। तो इवेंट लूप क्या करता है, टास्क क्यू को देखने से पहले ना माइक्रो टास्क को देखता है, और अगर माइक्रो टास्क में आइटम पड़ा हो तो पहले माइक्रो टास्क से उठाएगा, टास्क को छोड़ देगा। माइक्रो टास्क में पहले एक और आ गया, टास्क का नंबर ही नहीं आ रहा, तो पहले ये माइक्रो टास्क वाले को उठाता रहेगा, हाई प्रायोरिटी को। ठीक है, तो फैच, प्रॉमिस वगैरह ये सब हाई प्रायोरिटी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। बहुत कुछ है इसके अंदर, थ्योरी में बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए काफी, में सो जाओगे। हाँ हाँ, तो एरर कहाँ आएगा, मतलब फैच में आ गया भाई। देखो, एक होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो है ना, अगर आपके कोड में हो तो वो वाला कोड जो है ना टास्क में आएगा ना माइक्रो टास्क में आएगा, वो कोड ही क्रैश हो जाएगा, कोड बना ही नहीं। एक कंप्लीट समझे कोड का पैकेज बनता है, तो पैकेज बनने के बाद यहाँ पे आता है। अगर आपके कोड के सिंटैक्स में एरर है तो वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। एपीआई से एरर आ जाए तो उसको हम हैंडल करवाते हैं कि भाई, हाँ, प्रॉमिस के थ्रू ना, कि भाई एपीआई ने अगर डेटा दिया तो सही है, नहीं दिया तो भी सही है। तो दोनों ही यहीं पे आएंगे और यहाँ पे हमें कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होके आउटपुट मिलेगा कि भाई एरर आया है या फिर डेटा आया। लेकिन ये सारा वेटिंग का काम है, जो ये सारी वेटिंग हुई भी है ना, ये इवेंट फ्लो और ये। अच्छा, ये ऐसी चीज है, अच्छी कंपनी होगी ना, वहां आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने बैठेंगे, ये जरूर सवाल होगा। ये सारी चीजें जो इसमें नजर आ रही हैं आपसे पूछी जाएंगी, और ये मस्ट है, लाजमी, इसके बगैर नहीं होगा काम। समझो पूरी जावास्क्रिप्ट आपने अच्छी बता दी, ये गलत बता दिया आखिर में, तो रिजेक्ट। कि बोलेंगे भाई जावास्क्रिप्ट कर तो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे अब गाड़ी चला रहे हैं हम, चल रही है सही है, गाड़ी कभी खराब हो गई तो थोड़ा बहुत हम कर ही लेते हैं ना, टायर पंचर हो गया, टायर चेंज कर लेते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, गर्म हुई हुई गाड़ी, पानी डाल दिया, कुछ ना कुछ कर लिया, क्योंकि हमें बिहाइंड द सीन पता है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी चल कैसे रही है। तो कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं सरवाइव करने के लिए। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये पता होगा कि भाई स्टेयरिंग है, रेस दोगे तो चलेगी गाड़ी, गाड़ी कभी खराब हो गई तो हम गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे जब तक कोई मैकेनिक नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा बंदा कौन सा हुआ, जिसको बिहाइंड द सीन थोड़े बहुत पता है कि ये हो रहा है। ठीक है, तो इस बार यहाँ भी जरूरी है कि भाई जो काम आप कर रहे हो, जो कोड आप लिख रहे हो, पीछे वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सेट है। अच्छा, ये छोटी सी चीज थी, बहुत सारी चीजें अभी रहती हैं, तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता अभी एडवांस जावास्क्रिप्ट को थोड़ा करते हैं, ताकि थोड़ा जागे, अभी तो सो गए होंगे थोड़ा। ठीक है, तो इस चीज को ना जरूर रिपीट करना है आपने। अच्छा, इसको ना हम कॉलबैक क्यू भी बोल सकते हैं, जो ऊपर टास्क क्यू होती है ना, टास्क क्यू, उसको कॉलबैक क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, काफी अच्छी अच्छी ना लोगों ने डायग्राम्स बनाई हुई है, इससे अच्छा समझ में आता है। लिंक्डइन देख लेना, मैं दोबारा रीपोस्ट कर दूंगा मैं। सही, ठीक है ना भाई। तो सर ये काफी अच्छे अच्छे करके लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये चीज को आपने छोड़ना नहीं है भाई, ये जरूर आपने समझना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस पे, हाँ, अपने वाले क्वेश्चन पे, कि अभी तक जो आपने समझा उस हिसाब से इसमें क्या आएगा।
जो मैंने सारा समझाया ना थ्योरी, उसी को सोचें दिमाग में कि वे कौन सा कोड कब चला है। अब ये सही दिमाग जो बंदा चलाएगा ना, ये वही बता सकता है। हाँ बिल्कुल सही बताया। देखो दिमाग अच्छा चला, बताया सही, बहुत अच्छा बताया है सर ने। तो आएगा क्या इसमें, कितनी बार, क्यों? गलत था, देखो एक्सप्लेन सही कर रहा है सर ने, एक्सप्लेन सही किया है सर ने। बोला पहले लूप चलेगा पूरा, फिर सेट टाइम आउट चलेगा। सही है ना, कि लूप जो है ना वो सिंक्रोनस है, सेट टाइम आउट का वेट नहीं करेगा लूप। लूप क्या करेगा, सेट टाइम आउट है चलता रहेगा, मैं अपना दूसरा तो चलाऊं, तो लूप चल के खत्म हो जाएगा, फिर बारी आएगी सेट टाइम आउट की, कि सेट टाइम आउट गया हुआ वेब एपीआई में और सारा लूप चला गया टास्क क्यू में। वो सारा चल रहा है वेब एपीआई में, जब उसका नंबर आएगा फिर वो नीचे आएगा, फिर वो चलेगा। तो क्या आएगा इस हिसाब से, जीरो क्यों आएगा भाई, क्या हो गया है? चलो चला देते हैं यार, खैर अभी नहीं बता पा रहे, जब आ जाए तो फिर बताना चलोगे कि क्या हुआ है। सही है, क्या हुआ ये 5 बार 5? कोड देख लो दोबारा भाई। बहुत आसान है यार, 5 बार चला है वो तो हमें भी पता है ना, 0 to 4 5 बार हो गया, लेकिन ये 5 क्यों आया, ये सोचने वाली बात है। चला 5 बार चला है तो 5 बार ही आएगा ना। आसान चीज नहीं पता, मुश्किल चीज पता हुआ है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप वाला जो कोड है ना, ये कौन सा कोड है, सिंक्रोनस। ये कोड ना 1 by 1 चलता रहता है, ठीक है, और जब तक मतलब एक बार लूप चल के खत्म होगा फिर दूसरी बार चल जाएगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। अब लूप के अंदर जो कोड लिखा है ना, ये एसिंक्रोनस है। तो जावा स्क्रिप्ट जब सेकंड टाइम लूप चलेगा ना, तो सेकंड वाला लूप इसका वेट नहीं करेगा कि भाई पहले ये चल जाए तो फिर मैं चलूं, नहीं। अगर सेट टाइम आउट के अलावा कोई कोड होता तो जब तक वो पूरा कोड नहीं चल जाता सेकंड टाइम लूप नहीं चलता। लेकिन ये कोड है सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस वेब एपीआई। वेब एपीआई का कंपोनेंट ऊपर ही था ना, कि भाई सेट टाइम आउट ऊपर चला गया, और टास्क क्यू में क्या हो रहा है, लूप चल रहा है। एक बार लूप चला, इवेंट लूप ने टास्क क्यू से उठाया, कॉल स्टैक को दिया, आउटपुट जो भी था। दूसरी बार चला, दोबारा इवेंट लूप। अब जब पूरा चल के खत्म हो गया, क्योंकि देखिए लूप चलने में ना इतना टाइम नहीं लगता है, ये वही बता रहा हूं, नैनो सेकंड का है, नैनो सेकंड से भी कम है। तो हाँ 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड से पहले पहले ही होगा ना। 1 सेकंड, सेकंड तो बहुत बड़ा है, सेकंड के बाद फिर मिली सेकंड होता है, नैनो सेकंड, नैनो सेकंड में चल गया, ठीक है ना। अब बहुत पीछे चले हैं, सही ना। तो लूप चला और खत्म हो गया। लूप कितनी बार चला, तो हम जो एक वो डायग्राम देख रहे थे ना, तो इस डायग्राम में हमारे पास एक कंपोनेंट था वेब एपीआई का, ऐसा ही। तो अब 5 बार लूप चला ना, तो वेब एपीआई के अंदर सेट टाइम आउट के लिसनर को 5 बार लगा दिया, 5 बार सेट टाइम आउट लग गया वहां पे।
लेकिन लूप चल के खत्म हो गया, क्योंकि लूप सिंक्रोनस था, माइक्रो इसमें टास्क क्यू में आके चल के खत्म हो गया। अब 5 बार सेट टाइम आउट लगे हुए, अब जैसे ही 1 सेकंड पूरा होगा तो ये पांचों सेट टाइम आउट उठ के दोबारा से टास्क क्यू में आ जाएंगे और फिर वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन जब लूप चल रहा था ना, लूप चलते वक्त आई को वो करा जा रहा था, कौन के क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है ना, 0 था, फिर 1 हुआ, फिर लूप कब चलना बंद हुआ कि जब आई 5 हो गया, ठीक है, लूप खत्म हो गया, आई की वैल्यू क्या थी 5, सेट टाइम आउट का नंबर बाद में आया, चलेगा ये भी 5 बार क्योंकि 5 बार लगा, आई की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 बार 5 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है ना, आई की वैल्यू फाइनल क्या हो गई थी 5। देखिए इसके अंदर सेव तो नहीं करवाई ना, हाँ अगर हम ऐसे कर रहे होते इसके अंदर अलग वेरिएबल बनाते तो फिर तो वही होता। ये आई की वैल्यू कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है, तो ये उसी टाइम पे देखेगा इस वैल्यू को जिस टाइम पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा, पहले से ही सेव नहीं रख लेगा, ठीक है ना, कि ये जो आई जो है ना, अच्छा एक और इसकी चीज हो सकती है, चलें एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं लेट, तो कोई फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है, करके देख लिया तुमने, मैंने स्कीम खराब कर दी हमारी सारे, चलो खैर 0 1 2 3 4 जादू हो रहा है यार यहाँ पे, तो ये क्या सीन है, हाँ भाई इसमें ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, लेट का स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप है। अच्छा एक और चीज ये है कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं ना ग्लोबल कोई, तो वो ग्लोबल स्कोप में स्टोर हुआ होता है, विंडो का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, पता है ना, देखिए मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, एक ए SMIT और एक बनाता हूँ लेट से बी सैलानी, ठीक है ना। अब मैं आके यहाँ पे क्या करूँ, विंडो को अगर मैं प्रिंट करूँ तो विंडो के अंदर ए आ रहा है, ठीक है, लेकिन बी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बी, क्योंकि बी जो है ना वो ग्लोबल स्कोप में स्टोर नहीं होता, क्योंकि वो लेट है, ठीक है ना, वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में स्टोर होता है, ठीक है ना, और लेट जो है ना जहां पे आपने लिखा हुआ होता है ना वहां तक ही उसका स्कोप होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ इस कोड में कि भाई पहले जब वेरिएबल था तो वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में अपडेट हो चुका था, विंडो के अंदर लूप जब चल के खत्म हुआ तो आई की वैल्यू क्या थी 5 थी। देखिए अगर मैं इसको दोबारा वार कर दूं, मैं विंडो के अंदर आके देखूं ना, तो यहाँ पे एक आई होगा, आई की वैल्यू क्या है 5, तो जब सब सारे सेट टाइम आउट जब एग्जीक्यूट हुए ना तो उन्होंने फाइनल वैल्यू यहां से उठाई, ठीक है ना, लेकिन लेट यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा, लेट बोल रहा है टाइम टू टाइम वैल्यू अपडेट हो, आप उससे लो और मैं खत्म, उसी मतलब उसी एरिया के अंदर में हूं और ग्लोबली में अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने जब इसको लेट किया तो इसने क्या किया, इसका सेपरेट स्कोप बनाया और हर स्कोप में इसकी अपडेटेड वैल्यू थी, ठीक है। तो इस वजह से इसने जब मैंने चलाया 0 1 2 3 4, लेकिन अब भी चला, एक सेकंड बाद नहीं चला, तो एक ही साथ, लेकिन इसका स्कोप स्टोर होता गया साथ में, ठीक है ना, सेट टाइम आउट के साथ ही, ये सीन था भाई, क्लियर है। तो खैर भाई इस तरह की अभी बहुत सारी चीजें हैं, आज वाले ये चीज समझ में नहीं आई हो, खैर है, आज आपको समझ में आया हो वार वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट, बस काफी है, ठीक है। ये चीज हम आगे रिपीट कर लेंगे दोबारा, लेकिन थोड़ा बहुत आ गया तो अच्छी बात है, ऐसा ना हो बिल्कुल नहीं आया।
अच्छा जी, अब हम आते हैं, अच्छा इसमें ना एक इमेज आपको मिल जाएगी वार वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट की, ये एक अच्छी सी इमेज है, इसको आप देख लें, सीख जाएंगे ये वाली। बहुत छोटी नहीं है, ये आ गई बड़ी। नजर आ रहा है? ठीक है, इस इमेज को देख लें, सीख गए। ठीक है भाई, ग्लोबल ऑब्जेक्ट रीअसाइनमेंट सबसे पहले, और रीडिक्लेरेशन। अच्छा, रीअसाइनमेंट कॉन्स्ट नहीं हो सकता। रीअसाइनमेंट क्या होता है? दोबारा वैल्यू को असाइन करना। रीडिक्लेरेशन वार हो सकता है, मतलब सेम नेम से दो वेरिएबल बन सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स। फंक्शन स्कोप तीनों है। ब्लॉक स्कोप लेट और कॉन्स से, वार ब्लॉक स्कोप नहीं है। होस्टिंग, अच्छा थोड़ा सा गलत भी बताया हुआ इस इमेज ने ना, ऐसा है नहीं वैसे। दूसरी वाली इमेज देखते हैं भाई। हाँ सही है, क्योंकि लेट और कॉन्स जो है ना वो होस्ट नहीं होते। ठीक है ना, देखो उसमें बताया हुआ था होस्ट होते हैं। ठीक है, इंटरनेट है ना, तो लोग, हम लोग ही डालते हैं, मतलब लोग ही डालते हैं इंटरनेट के ऊपर चीजें। ठीक है, और काफी सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बेहतरीन पूरे डॉक्यूमेंट लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा बंदा उसको देख के सीख भी लेता है। क्या मतलब? वो इसका गलत सीख लेता है। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको ना गलत लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जिसने वो लिखा होगा उसको खुद नहीं पता होगा। पॉसिबल है ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें देखें क्या सीन है कि भाई कैन बी होस्टेड, कि भाई वेरिएबल होता है, लेट और कॉन्स नहीं होता। ठीक है भाई, तो अभी के लिए ना भाई इतना ही इसको समझें, आपके लिए बेस्ट है। बाकी जो है ना टाइम टू टाइम आगे चलते रहेंगे और ज्यादा चीजें समझ में आती रहेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोजर पे। क्लोजर क्या चीज है? ये क्लोजर क्या चीज है भैया? क्लोजर क्या चीज है? फंक्शन है। अच्छा, होता ये जो आपको वो डायग्राम नजर आ रही थी ना, कौन सी वाली? इवेंट लूप वाली। इसके अंदर ना ये कॉल स्टैक आपको नजर आ रहा है, जो ब्राउजर के अंदर होता है। यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था, ये रहा वो जो कॉल स्टैक यहाँ नजर आ रहा है ना, ये वो यही वाला है, ये रहा। ठीक है ना। अब होता ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन मैंने चलाया, मैंने फंक्शन में वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसको रिटर्न कर दिया भाई a मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और फंक्शन को कर दिया मैंने कॉल। तो होगा क्या कि भाई ये फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा ना, तो ये टास्क क्यू में जाएगा। टास्क क्यू से जब इसका नंबर आएगा, इवेंट लूप इसको उठा के पूरे कॉल स्टैक में डालेगा, कॉल स्टैक इसको चलाएगा और खत्म कर देगा। जो जो कोड चलता जाता है ना, एग्जीक्यूट होता जाता है, वो खत्म होता रहता है। ठीक है, जब फंक्शन चल गया, खत्म हो गया, अब इसका नाम निशान नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजर क्या चीज है? क्लोजर ऐसी चीज है कि भाई एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। हो सकता है ना, पॉसिबल है। फिर इसके अंदर भी हो सकता है एक और, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, पॉसिबल है। तो ऊपर वाला फंक्शन समझे चल के खत्म हो गया, फिर अंदर वाला फंक्शन चला, तो सीन ये होगा कि ऊपर वाले वेरिएबल का जो स्कोप था ना, मतलब उसके पास जो जो चीजें थी, इसके पास कितनी चीजें? इसके पास दो चीजें। ऊपर वाले फंक्शन के स्कोप में दो चीजें, पता है क्या क्या? पहली चीज है इसके पास विंडो, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरी चीज है इसका अपना स्कोप, इसको हम बोल लेते हैं एबीसी स्कोप।
एबीसी स्कोप का क्या मतलब है, जैसे ये वेरिएबल बना हुआ है ए, ये एबीसी स्कोप के अंदर ही अवेलेबल है, एबीसी स्कोप के बाहर अवेलेबल नहीं है, ऐसा ही होता है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लेड बना दूं या कुछ भी बना दूं एक्स वाई जेड, मतलब ऐसी चीज जो मेमोरी में एलोकेट हो रही है, असाइन हो रही है, ठीक है, तो वो किसके अंदर अवेलेबल है, एबीसी स्कोप के अंदर। अच्छा, जब मैं एबीसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाऊंगा ना, तो क्या होगा, एबीसी के बाद जितनी भी चीजें थी ना वो सारी उठ के एक्स वाई जेड के पास भी आ जाएंगी, ठीक है ना। और एक एक्स वाई जेड का अपना स्कोप भी होगा, तो एक्स वाई जेड के पास कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें। इसी तरह से अगर मैं एक और फंक्शन बना दूं इसके अंदर, ठीक है, तो अब क्या होना है आपके हिसाब से, कि तीनों चीजें उठ के यहां आएंगी और एक इसका अपना स्कोप आ जाएगा, तो इट्स कॉल्ड क्लोजर, ठीक है ना भाई। एक्स वाई जेड में ए अवेलेबल मिलेगा, ए आपको यहाँ पे फू में भी अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि ए का जो स्कोप है ना वो इनहेरिट हो जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर स्कोप, ठीक है। इसकी भी डायग्राम बनी हुई होंगी, ठीक है ना भाई। देखो, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये एक कंपोनेंट है, जावास्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट होती है उसका एक पार्ट है ये। फिर इसमें 2 चीजें होती हैं, एक मेमोरी और एक वेरिएबल असाइनमेंट वगैरह ये सब, ठीक है। देखें, ग्लोबल था, जब आपने एक फंक्शन बनाया तो ग्लोबल वाला उस फंक्शन में अवेलेबल है। फिर जो है आप फंक्शन के अंदर आए तो इसके अंदर इसका अपना भी है और बाहर वाला भी है। देखिए y को मैंने यूज किया हुआ है, फिर ऊपर x था उसको भी यूज किया हुआ है, तो इस तरह फंक्शन टू फंक्शन बाहर वाले जितने भी स्कोप है वो फंक्शन के अंदर जाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कहलाता है क्या, क्लोजर। देखिए, a closure is a combination of a function bundled together enclosed with references to its surrounding state, the lexical environment। अच्छा, lexical scope भी कहलाता है ये ना, ठीक है। In other words, a closure give you access to an outer function scope, ठीक है। inner function क्या है, जो अंदर function है, outer function क्या है, जो उसके parent पे। तो outer function का जो scope है वो inner function में आपको मिलता है, तो ये closure कहलाता है, ठीक है ना। इसमें भाई ये थ्योरी वाली चीज थी, कुछ ऐसा प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल आपने जो है ना पहले से पढ़ा, ठीक है ना भाई, पढ़ा है ना। टेम्पलेट स्ट्रिंग, टेम्पलेट लिटरल, जो भी बोल रहे हैं आप, ठीक है। इसके काफी सारे फायदे हैं और आपको पता है सारे फायदे। डे स्ट्रक्चरिंग बता देते हैं। डे स्ट्रक्चरिंग जो है ना ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा, ये सारे ऐसी चीजें हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट की ज्यादातर जो आपका ना टाइम बचाती हैं, ठीक है, और कोड आसान हो जाता है। 10 लाइन का कोड 3-4 लाइन में हो जाता है ऐसा। तो डे स्ट्रक्चरिंग क्या है कि भाई हमारे पास जो है ना एक वेरिएबल है स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की ईमेल, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर और भी स्टूडेंट के अंदर काफी सारी चीजें आ गई, स्कूल डिटेल, फिर क्लास डिटेल, उसका फिर एक ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ हो सकता है। अब मुझे जो है ना HTML पे स्टूडेंट के अंदर से नेम और ईमेल दोनों निकाल के प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए का वेरिएबल था, मैं बोलूंगा कि भाई ए के वेरिएबल में पहले वो document.getElement by id गेट करो, वो लंबी हो रही, चलो सिर्फ प्रिंट करना है, कंसोल पे प्रिंट करना है। चलो कि भाई मुझे स्टूडेंट के अंदर से ईमेल और नेम निकाल के कंसोल में प्रिंट करना है, तो
कैसे करूंगा, स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट ईमेल। अब ये है तो दो चीजें, अगर ये 50 चीजें होती, ठीक है, तो 50 बार स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ईमेल, स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट टाइम, स्टूडेंट डॉट स्कूल, स्टूडेंट डॉट फोन, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ये सब चल रहा होता। और अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता, स्टूडेंट डॉट क्लास डिटेल डॉट टाइम, स्टूडेंट डॉट क्लास डिटेल डॉट नेम। अब ये जो शुरू में लिखा जा रहा है ना स्टूडेंट डॉट क्लास डिटेल, ये रिपीट हो रहा है बार बार कि अगर 10 प्रॉपर्टी है तो आपने 10 बार बिला वजह स्टूडेंट डॉट क्लास डिटेल लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट क्लास डिटेल, स्टूडेंट डॉट क्लास डिटेल, स्टूडेंट डॉट क्लास डिटेल, जबकि चीज एक ही है, चीज एक ही है ना, लेकिन बार बार आपने लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट ने फीचर दिया एडिशनल, जिसका नाम है डे स्ट्रक्चरिंग, कि भाई आप क्या करो, वेरिएबल बनाओ एम्प्टी ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट में से जो जो चीज आपको चाहिए वो यहाँ पे निकाल लो। इस तरह नेम चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दो नेम, कॉमा ईमेल चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो ईमेल। अब आपको जहां कहीं भी ये यूज करना है तो डायरेक्टली यूज कर लो, कंसोल डॉट लॉग नेम और कंसोल डॉट लॉग ईमेल, ठीक है भाई, इसको चलाया, आ गया हमारे पास। फायदा क्या हुआ, स्टूडेंट डॉट लिखना नहीं पड़ा बार बार, स्टूडेंट डॉट लिखना पड़ता है ना इसके बगैर। अभी तो 2 है, 10 होते तो 10 बार स्टूडेंट डॉट करना पड़ता हमें। डे स्ट्रक्चरिंग से फायदा क्या हो गया कि भाई स्टूडेंट डॉट बार बार लिखना नहीं पड़ा, हमने उसको एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दिया ऑब्जेक्ट में से निकाल के, और हम बार बार उसको यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, डे स्ट्रक्चरिंग। इसके कुछ फीचर्स भी हैं कि भाई, अच्छा सीक्वेंस मैटर नहीं करती इसमें, ईमेल पहले आ जाए और नेम बाद में आ जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नेम से जाके फाइंड कर रहा है और उसको लाके दे रहा है यहाँ पे। सेट है, नेस्टेड होता तो भी हो जाता, फॉर एग्जाम्पल क्लास टाइम 9 से 11, सही ना। अब ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो पहले इसमें से आपने क्लास निकाला तो क्लास में हमारे पास क्या आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। अच्छा क्लास जो है ना जावास्क्रिप्ट पर कीवर्ड होता है, तो ये नेम रखना अच्छा नहीं है, तो क्लास डिटेल्स, नेम भी हाँ होता है लेकिन चल जाता है, खैर। तो क्लास डिटेल में हमारे पास, अच्छा कहाँ पे इशू आ रहा, अच्छा यहाँ पे हमने क्लास लिखा है, सेट है भाई। तो क्लास डिटेल में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। आपको इसको भी डे स्ट्रक्चर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, लेट नीचे दोबारा से कर्ली ब्रैकेट, आगे क्लास डिटेल, और यहां आपने लिख देना है टाइम। अब क्या होगा, टाइम डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी नेस्टेड हो, कहीं पर भी पड़ा हो, उससे आप डे स्ट्रक्चर करवा सकते हैं कोई किसी भी प्रॉपर्टी को। अच्छा हाँ, अब टाइम का आपके पास एक वेरिएबल भी होता, टाइम आपके पास पहले से एक वेरिएबल बना हुआ है। अब एरर आ गया कि भाई ऊपर भी टाइम है और आप जो डे स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो भी आपने टाइम, जैसे वेरिएबल नेम सेम हो जाते हैं ना, तो इस तरह ये डे स्ट्रक्चर वाले नेम भी वेरिएबल से मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसका फीचर होता है कि आप क्या करो, टाइम के बाद आप लगाओ कॉलन और आप यहां लिख दो क्लास टाइम। तो होगा क्या, अब ये टाइम नहीं रहा बल्कि मतलब हम टाइम को मंगवा रहे हैं लेकिन एज क्लास टाइम, मतलब रीनेम करा है वेरिएबल को सिर्फ। सेट है भाई, सिर्फ इस वेरिएबल को रीनेम किया है, टाइम कॉलन क्लास टाइम। क्लियर है? थोड़ा सा सिंटेक्स आपको नया नया लग रहा हो कि जावास्क्रिप्ट में ये क्या चीज आ गई भाई, यहां तो एरर आना चाहिए बल्कि क्लास टाइम इज नॉट डिफाइंड, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंटेक्स थोड़ा अलग है,
डे स्ट्रक्चरिंग में आता है। क्या बोले? समझे ही नहीं फिर तो आप, समझे नहीं ना। इसकी जरूरत क्या है कि भाई बार बार जो स्टूडेंट डॉट लिखना पड़ रहा है ना इस वजह से। लूप में तो हम ये नहीं करेंगे ना। लूप का तो काम है कि सारी वैल्यू निकालना प्रिंट कर देना, हर बार सारी वैल्यू निकालना प्रिंट नहीं करना होगा ना। देखो एरे के ऊपर लूप चलाया, एरे में आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट में से भी तो आपको प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 प्रॉपर्टी आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट में 10 प्रॉपर्टी आपको 5 चाहिए, 5 के ऊपर तो लूप नहीं चला सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट के लूप की बात भी कर रहे हैं, जो फॉर इन वाला होता है वो तो पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है कि भाई ऑब्जेक्ट में जितनी है सब आ जाएंगी, लेकिन मुझे उसमें से सारी नहीं निकालनी, सेलेक्टेड निकालनी है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। जैसे ऑब्जेक्ट में 4 चीजें पड़ी हुई है, नेम, रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर। मुझे नेम और रोल नंबर चाहिए सिर्फ, तो लूप के थ्रू तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे निकलेगा? कंडीशन इतना लंबी हो जाएगी ना, लंबी नहीं करनी है कि एफ की कंडीशन लगाओ फिर वो लूप भी बिला हो जाए, चले आ रहा है पागलों की तरह पीछे, हमें चलाना ही नहीं जबकि, ठीक है। तो कोड बेकार हो रहा है। कोड को ना हमें अच्छा करना है, एफिशिएंट करना है, फास्ट करना है, ठीक है। तो डे स्ट्रक्चरिंग जो है ना बहुत अच्छी चीज है। ये हो गया। और इसका क्या फीचर हो सकता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डे स्ट्रक्चरिंग 2024 वाला देखते हैं। नहीं, ये तो पुराने ही। डे स्ट्रक्चरिंग जो है ना वो ES6 का फीचर है, ठीक है भाई। देखें ऐसे किया है हमने, हम इसके एडिशनल फीचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी इमेज दी हुई है इन्होंने। प्रॉपर्टी टू वेरिएबल, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को वेरिएबल बनाना, जो कि अभी हमने देखा। मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब जितनी भी है वो एक साथ मंगवा लेना। तो ये ट्रिपल डॉट वाली चीज ना अभी आगे वाले टॉपिक में, इसमें डिफॉल्ट रेस स्प्रेड में ये देखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टाइम नहीं था, टाइम यहाँ पे था ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू लगा के डिफॉल्ट दे सकते हैं। तो अब टाइम में क्या आ रहा होगा, ठीक है ना, 9:11 आ रहा है। अच्छा, लेकिन टाइम अगर होता, ठीक है, हम बोल देते हैं सुबह आता, ठीक है, डिफॉल्ट वाला रिप्लेस हो जाता। डिफॉल्ट वाला जब भी काम आएगा कि जब ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, तो डिफॉल्ट ये ऐड कर देना। एलियास आपको बता दिया, इसको एलियास बोलते हैं, ठीक है, हम लोग इलियास बोल देते हैं, इलियास, ठीक है। एलियास होता है, आप इलियास बोल, इलियास मतलब जिस बंदे का नाम नहीं पता हो ना, हाँ भाई इलियास क्या हाल है, तो एलियास दे देते हैं उसको। हाँ, डीप प्रॉपर्टी सिंगल लाइन में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने टाइम इसकी क्लास डिटेल के लिए अलग काम कर दिया ना, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई टाइम को यहीं पर ही क्लास डिटेल के आगे एक और बार ऑब्जेक्ट बनाता और यहाँ पे निकाल लेता टाइम। ये नया फीचर आया है, ये ES6 के बाद आया, ठीक है ना, शायद। ये क्लास डिटेल और एक ही लाइन के अंदर दूसरी चीज भी आ गई, दोबारा से वेरिएबल बनाना नहीं पड़ा। बनाओ, क्या मतलब, क्लास डिटेल के उठा के लाएगा ना, क्लास डिटेल दिया है तो इसी को उठा के लाएगा। पहले गया है क्लास डिटेल में, फिर ये उसके अंदर से टाइम उठा के लाया,
अगर टाइम किसी और में होता तो यहाँ क्लास ड्यूल क्या कुछ और देते। और क्या है भाई, डी प्रॉपर्टी डायनामिक प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, बेहतरीन चीज आ गई। डायनामिक प्रॉपर्टी नेम का क्या सीन है, हमारे पास ये स्टूडेंट है, मैंने कि भाई यूजर से लिया सर्च कि भाई आपको क्या चाहिए, यूजर ने बोला मुझे नेम चाहिए, तो मैंने नीचे डी स्ट्रक्चरिंग की हुई है स्टूडेंट की, और यहाँ पे मैंने डायनामिक प्रॉपर्टी नेम दिया हुआ है सर्च, और आगे क्या आएगा भाई, जो भी प्रॉप देना है। ये अलग सीन चल रहा है भाई, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ अगर हमने दे दिया तो ऊपर देने की क्या जरूरत है, फिर एक बार इसको हम थोड़ा देख लेते हैं डायनामिक वाले को। डायनामिक नेम, बात तो एक ही हुई ना वैसे, यही कर रहा है नेम, यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे नेम आ गया, बल्कि नहीं, ठीक है। तो सीन ये है कि ये आपका हो गया आइडेंटिफायर कि भाई सर्च, इसको आप कुछ भी बोल दो, इसको ए बोल दो, ये यहाँ पे ले आएगा नेम, और यहाँ पे आपको ए के अंदर क्या मिल रहा होगा, नेम। ये डायनामिक चीज हो गई, ठीक है। इसको आपने करा ईमेल, तो अब क्या मिलेगा ए के अंदर, ईमेल, ठीक है। तो ये सीन है, गुड है यार, बेहतरीन चीज है, ये तो मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है। तो आपसे हम भी यूज करेंगे, ठीक है। तो भाई जितने भी फीचर्स है ना, सारे एडिशनल फीचर हैं और टाइम बचाने वाली चीजें हैं, सही में। तो ये डे स्ट्रक्चरिंग थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और डे स्ट्रक्चरिंग को आप यूज कर सकते हैं एरे के ऊपर भी। हमारे पास एक एरे है, एरे में हमारे पास कोई भी वैल्यूज हैं, एरे को भी डे स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, लेट एरे, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी को कंसोल करवाएं, सी को क्या आएगा, ए के अंदर अहमद, बी के अंदर गौस, सी के अंदर 335, सेट है। एरे में बस सीक्वेंस मैटर करती है, ठीक है ना, मतलब आपने ए लिखा है ना, तो ए में अहमद ही आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बी पहले ले आऊं और ए बाद में ले जाऊं, तो बी के अंदर अहमद ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि भाई अहमद ए पे चला गया, क्योंकि ये देखता है सीक्वेंस। आपने लिखा है बी, तो बी 0 इंडेक्स उठा के लाएगा, आपने लिखा है ए, तो ए 1 इंडेक्स उठा के लाएगा, सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है। और इसमें इतना ये रीनेमिंग वगैरह, डायनामिक वगैरह कुछ नहीं होता, एरे में बस सिंपल होता है, क्योंकि एरे में ज्यादा डे स्ट्रक्चरिंग को हम यूज भी नहीं करते, ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ठीक है ना। रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट वाली चीज अभी आपने एक पढ़ी है, तो आपको पता चल गई होगी, तो इस वजह से बता देते हैं। एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपको मिल रहा है ए, और फंक्शन कॉल करते वक्त ए को पास ही नहीं करा, तो क्या होगा, क्या होगा, फंक्शन आएगा, फंक्शन में ए आएगा अनडिफाइंड, पता है। तो यहां पे हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब ए में क्या आएगा, और अगर मैं पास कर दूं तो ये क्या कहलाता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या कहलाता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर,
आगे मैंने कुछ वैल्यूज और पास की, ठीक है ना। फंक्शन को वैसे कभी इतने सारे आर्गुमेंट पास नहीं करते, ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है ना। फंक्शन को ज्यादा से ज्यादा एक, बहुत ज्यादा दो, बस बेस्ट प्रैक्टिस। वरना कर तो सकते हैं, चलेगा, एरर वेरर नहीं आएगा, लेकिन तरीका अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कर दिए, एक हमारे पास है रेस्ट पैरामीटर। क्या है इसमें? क्या होता है, आपने 3 डॉट लिखे, 1 2 3, और आपने इसका नेम कुछ भी रख दिया। मैं रेस्ट ही रख रहा हूँ, रेस्ट के अलावा भी कुछ भी रख सकते हैं, सही है ना। तो होगा क्या, ए को छोड़ के, क्योंकि ए आपने डिफाइन कर दिया, ए को छोड़ के जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे रेस्ट के अंदर आ जाएंगे एज एन एरे, ठीक है ना। आ गए भाई सारे हमारे पास। देखो एसएमआईटी को छोड़ दिया क्योंकि वो ए में डाल दिया था हमने, और रेस्ट में सारे आ गए। इसको एक एक करके निकाल सकते हैं इंडेक्स के थ्रू, ऐसा ही। तो ये था रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। ऊपर वाला था डिफॉल्ट पैरामीटर, और ये था एक हमारे पास रह गया। फिर एरो फंक्शन नेक्स्ट क्लास में। स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर जो है ना बहुत ही काम की चीज है। एरे और ये है सेकंड एरे, ठीक है भाई। अली और राधा, सही है भाई। इन दोनों एरे को आपस में मर्ज करना है। कैसे करें जावास्क्रिप्ट में? एक एरे पे लूप चलाएं और फिर उसको दूसरी एरे में पुश कर दे रहे हैं। अच्छा, आसान तरीका क्या है, नया एरे बनाइए आपने। अब यहां पे यूज करना है स्प्रेड ऑपरेटर। क्या यूज करना है? ट्रिपल डॉट एरे। अच्छा, ये स्प्रेड ऑपरेटर करेगा क्या? ये जो एरे हमने दिया है ना, ये इस वाली एरे में जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स उठाएगा और यहां लाके रख देगा। सेट है? स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट उठाएगा और फिर मैंने आगे डाला कॉमा एरे 1। क्या होना चाहिए मर्ज में? इजी है। अब ये काम खुद करना होता तो लूप चलाना पड़ता, फिर पुश करना पड़ता, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती। स्प्रेड ने काम आसान कर दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चलता है। 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये स्टूडेंट वाला उठाते हैं, स्टूडेंट का अलग ऑब्जेक्ट है और स्कूल का अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई। दोनों को मर्ज करना है। कैसे करें? एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, ट्रिपल डॉट स्टूडेंट कॉमा ट्रिपल डॉट स्कूल, दोनों मर्ज, ठीक है ना भाई। तो इसमें स्टूडेंट भी आ गया और स्कूल भी आ गया। तो ये क्या कहलाता है? स्प्रेड ऑपरेटर। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे की कॉपी लेने के लिए होता है। किस लिए होता है? किसी भी एरे ऑब्जेक्ट की कॉपी। कि भाई यहां मैंने ट्रिपल डॉट स्टूडेंट लिखा ना, इसका मतलब ये स्टूडेंट के अंदर जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज उठाएगा और यहां ले आएगा। ये कॉमा क्यों लगाया? क्योंकि आखिरी वाले में कॉमा यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो कॉमा लगाना होता है, ठीक है ना। दोनों ऑब्जेक्ट को इसने कर दिया मर्ज। हाँ, जितने भी कर लो, 2 से ज्यादा हो कुछ भी मसला नहीं।
कॉन्केट भी होता है। कॉन्केट एरे का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता। कॉन्केट मेथड होता है एरे का, जो मर्ज करता है, ठीक है। सेट है भाई, ये क्या था, स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये सारी चीजें भाई वीडियो देखना और रिपीट करना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आधी चीजें, और फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट क्लास में फिनिश देख लेते, सही है। तो असल में इसमें जो चीजें नहीं है वो भी शामिल है ना। अब जैसे आज मैंने आपको ये थ्योरी की थोड़ी बताई, इवेंट लो और ये वगैरह, इसके पीछे भी और भी चीजें हैं जो देखनी है। क्या हो रहा है?